तो मैं जब पढ़ रहा था मुझे पहली बार ये समझ में आया कि इंडिया का एक 3 लेयर्ड सिस्टम है। 0 to 500 किलोमीटर का कैसे हम डिफेंड करेंगे, 500 to 4000 किलोमीटर एंड देन बियॉन्ड, 500 to 1500 किलोमीटर्स एंड देन 1500 किलोमीटर से हम 4000 किलोमीटर, यानी इंडिया के कोस्टल लाइंस, इंडिया के शोर्स को छोड़ करके हम उसके आगे भी निकल जाते हैं। कि ये जो हमारा 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? Certainly after Second World War, the Americans and also the Soviet Union realized that one who controls air and space controls this planet. So this is the importance, और आपको जान के कि last since Second World War till today, more than 50% of all defense budgets of the world have been spent on air power. More than 50%? 50% of total defense budgets have gone to air. और उसमें भी एयर पावर के अंदर तकरीबन 40% फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर है और बाकी ही अमाउंट्स डिफरेंट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पावर। अगर एयर पावर एयर में हम डोमिनेट करेंगे नहीं करेंगे तो हम सिर्फ लड़ाई हारेंगे नहीं, बहुत जल्दी हारेंगे। तो ये मैंने नहीं कहा, ये जनरल फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा कि एयर पावर, एयर को डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आज के दिन में एयर और स्पेस के बीच में एक जगह है नियर स्पेस, वो सारे एरिया को डोमिनेट करने के लिए सारी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए आर्मीज एंड नेवीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन वांटिंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन एयर पावर. In fact, they would want, aircraft carriers, or they want aircraft, surveillance aircraft, fighter aircraft. Indian Army also wants helicopters, which they already got, attack helicopters. If they had a choice, they would like even fixed wing aircraft. तो मेरा कहने का मतलब है कि एयर पावर की इतनी इम्पोर्टेंस है कि सबको, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, सबको एयर पावर की ज़रूरत है। तो एयर पावर एक डोमिनेंट है। अब अगर एयर पावर इतनी डोमिनेंट है तो जाहिर है इंडिया विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी, वी आर ऑल्सो द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर। हमारे को दोनों तरह के ऑपरेशंस, अपने आप को डिफेंड करना है, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना है, टेरिटोरियल डिफेंस चाहिए, फिर लॉन्गर रेंज में चाहिए क्योंकि खतरा दूर से डेवलप होता है। और ऑफ कोर्स ऑन अ लेटर डेट व्हेन यू एस्पायर टू बी अ सुपर पावर, यू शुड हैव अपने नज़दीक अप टू 4-5,000 किलोमीटर्स तक आपका कंट्रोल होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। तो कीपिंग दैट इन माइंड कि हम क्या करते हैं, एक तो हमको सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करना, और डिफेंड के अंदर भी एयर डिफेंस की लेयर्स हैं। इट्स कॉल्ड लेयर्ड एयर डिफेंस। एक तो है कि मैं अगर एयरफील्ड पे बैठा हूँ या VAVP है, प्राइम मिनिस्टर का घर है, पार्लियामेंट है, कोई एयरपोर्ट है इंपॉर्टेंट, या कोई और फैसिलिटी है, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास क्लोज इन वेपन सिस्टम होने चाहिए, चाहे वो ऑटोमेटिक रेडार कंट्रोल गन्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, शोल्डर फायर्ड हैं, या क्लोज डिफेंस के अप टू 15-20 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स होनी चाहिए, क्विक रिएक्शन मिसाइल्स। तो यहाँ पर ये जो S-400 आ जाते हैं, यहाँ पर इंद्रजाल का पूरा AI लेड सिस्टम आ जाता है, एंड दोज काइंड ऑफ शोल्डर पावर्ड मिसाइल जैसे आपने बताया, ताकि कोई भी ड्रोन अगर एंटर करता है या कुछ इस तरह का खतरा, जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि ट्रक से ड्रोन निकल के जो हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स लेते हैं, उस तरह के डिफेंस के लिए ये स्ट्रेटेजिक एरिया में हो गया। सो एक तो क्लोज एयर डिफेंस है जो इमीडिएटली नेक्स्ट टू योर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया या पॉइंट के है। एक थोड़ा नेक्स्ट जो रेंज है, जैसे आपने बताया S-400, थोड़ा लॉन्गर रेंज। S-400 तकरीबन 350-400 किलोमीटर की रेंज को न्यूट्रलाइज करती है वेपन्स को। जैसे हमने ऑप सिंदूर में देखा 313 किलोमीटर विद द लॉन्गेस्ट किल, सरफेस टू एयर किल बाय एनी वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड हमने अचीव किया। एक S-400 ने एक उनके हाई वैल्यू एक एरियल एसेट को, जो एक AEWC था उनका साब एयरक्राफ्ट, 313 किलोमीटर की मार हमने मात की। तो मेरा कहने का मतलब ये नेक्स्ट लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस। उसके दूर, क्योंकि ये नहीं है कि आप उनको 300 किलोमीटर में आने दोगे, दुश्मन को दूर रखना है,
तो आपके पास फाइटर जहाज़ हैं, एवैक्स है जो फाइटर जहाज़ को भी कंट्रोल करता है। एवैक्स के और भी बड़े रोल हैं, वो पूरी बैटल का सिनेरियो भी बनाता है, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस भी कमांडर की करता है। तो ऐसे एक लेयर्ड एयर डिफेंसेस होती है। तो ये अगर इमेजिन करिए, अगर S-400 हम बिल्कुल समुद्र के तट के पास रखेंगे, या हमारे बॉर्डर में जैसे हमने देखा ऑप सिंदूर में आदमपुर में पड़ी है, तो आदमपुर मतलब सरगोदा के पार तक हम उसको कवर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर कंट्री एक लेयर्ड एयर डिफेंस बनाती है, और फारदेस्ट रेंजेस के ऊपर हमारे को फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। खास करके समुद्र में जब से थ्रेट आएगी, तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट मस्ट न्यूट्रलाइज इट वेल बिफोर दे कैन लॉन्च देयर वेपन। आजकल एयरबोर्न क्रूज मिसाइल 500, 700, 800 किलोमीटर की रेंज वाली भी हैं, आने वाले समय में और भी तेज़ आने वाली है। तो हमको उनको से पहले न्यूट्रलाइज करना है, इससे पहले कि वो हमारे बॉम्बे हार्बर को या उधर विशाखापट्टनम में या कहीं भी वो आपको अटैक करे। तो इस तरह अब कैसे हम ये डिफेंस बढ़ाते हैं, हमारे वेपन सिस्टम पोजीशन करते हैं, एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी की डिसीजन। तो सर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही कि खतरा हमेशा दूर से डेवलप होता है। तो मान लीजिए अगर 2,500 3,000 किलोमीटर दूर से खतरा कैसे डेवलप होता है, और फिर ये तीनों लेयर कैसे एक्टिवेट होते हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक नेवल, ये जैसे चाइना की नेवी बहुत बड़ी होती जा रही है, दे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेवी इन द वर्ल्ड। जितने शिप वो बनाते हैं, वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा शिप हर साल बनाते हैं। हालांकि अमेरिका के पास आज के दिन में भी ओवरऑल टनेज जो उनकी शिप्स की है वो ज़्यादा है, मगर टोटल नंबर ऑफ शिप्स जो चाइना बना रहा है इज़ मच मोर देन अमेरिका। सो चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक उसकी कंसंट्रेशन साउथ चाइना सी में थी, अब वो वेस्टर्न पैसिफिक तक जाना चाह रही है। वो चाहती है एटलीस्ट पूरे वेस्टर्न पैसिफिक में चाइना अमेरिका को डोमिनेट करे। गुआम एयरफील्ड है और उनके जो भी एसेट्स हैं या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से हैं, वहाँ पे वो डोमिनेट करना चाह रही। पर उनका जो नेक्स्ट मेन एरिया है वो है इंडियन ओशन। वो इंडियन ओशन में लास्ट 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके सर्वे शिप्स आ रहे हैं, उनकी सबमरीन आ रही हैं, उनका एरिया। और आज के दिन में उनके पास 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर अभी रेडी हो गया है। एक ना एक दिन 2035 में उनका टारगेट है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर। जो उनका 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, वो एक ना एक दिन एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन में शो ऑफ फोर्स के लिए पहले लाएंगे। और जब उनके पास 4था एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंडियन ओशन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप छोड़ दे। ऐसे हमें स्टेशन कर दें, मतलब स्टेशन कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो उसको टर्नओवर करने की ज़रूरत। तो इस ख्याल से जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई, अमेरिकन्स ने रियलाइज़ किया कि चाइना वहाँ पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जापान अंडर थ्रेट है, ताइवान को वो करना चाह रहे हैं, बाय फोर्स दे वांट टू रीयूनिफाई इट। साउथ कोरिया डरा हुआ है, फिलीपींस को थ्रेट कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में 7-8 कंट्रियों का एरिया EEZ वो खा गए हैं। 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स साउथ चाइना सी में उन्होंने यूनिलैटरली हड़प लिया है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रल कोर्ट की डिसीजन के बावजूद वो इग्नोर कर रहे हैं, और इसलिए वो एक थ्रेट बनी हुई है। फिलीपींस ने अमेरिकन्स को 6 नई बेसिस के लिए आने दिया। फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस खरीदी, फिलीपींस के साथ हमारा ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और जगहें हैं साउथ चाइना सी में कंट्रीज़, वियतनाम जिसके साथ इंडिया की काफ़ी अब दोस्ती बढ़ रही है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा जुड़ाव बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे Su-30 एयरक्राफ्ट आज के दिन में हमारे मेनलैंड से एक रिफ्यूलिंग के बाद मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं। Su-30 और रफाल एरियल रिफ्यूलिंग के साथ सारे बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को आज के दिन में डोमिनेट कर सकता है। जब हमारी अंडमान से टेक ऑफ करेगा Su-30, तो एक रिफ्यूलिंग के साथ साउथ चाइना सी के मिडल में पहुंचेगा। तो ये डोमिनेंस जो हम आप कह रहे हैं, ये एयर डोमिनेंस जो है ये। और सबसे बड़ी बात, जो समुद्री जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और उनके जो फ्रिगेट्स और डिफरेंट अदर शिप्स जो है, क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी बहुत दूर जाते हैं, मगर उनको समय लगता है। उनकी स्पीड है, जो फास्टेस्ट भी हैं वो
35 नॉट से ज़्यादा नहीं चलते, उनको कई कुछ दिन लग सकते हैं पहुंचने में। जो फाइटर जहाज़ है वो जाएगा 900,000 किलोमीटर की स्पीड पे, बिकॉज उसको फ्यूल भी कंजर्व करना है, रिफ्यूलिंग करेगा एयर में, तो वो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचेगा। तो मेरा कहने का मतलब है एयर पावर का ये एडवांटेज जो है ऑफ स्पीड, एंड आज के दिन में वेपन्स भी बहुत एडवांस हो गए हैं, A2 सरफेस वेपन्स हो गए हैं, उसकी डिलीवरी है, एक सब्जेक्ट है ये इटसेल्फ जिसके ऊपर इंसान बहुत लंबा बोल सकता है। एयर कॉम्बैट इतना लॉन्ग रेंज हो गया है कि आज की एयर टू एयर मिसाइल्स 250-300 किलोमीटर की रेंज की हो गई हैं, इतनी एक्यूरेट हैं कि उनके बहुत हाई नो एस्केप जोन है, यू नो। तो इस तरह जो डेवलपमेंट है कि हम दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्षमता बढ़ रही है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। तो सर अगर मैं इस सबको ज्योग्राफिकली डिकोड करूं तो जो पहला रिंग है 0 से 500 किलोमीटर, मेरे को तो एक्चुअली यही पता था सिर्फ कि लेह में जो हमारा एयरबेस अब हाल ही में स्टार्ट हुआ है, और ग्वालियर में जो हमारा नेशन वाइड डिफेंस एयर हब है, ये हमारे इनर जोन में रेंज 1 में आते हैं, या रेंज 0 जैसा आपने बताया। फिर जो सेकंड लेयर है वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सेकंड लेयर में आता है, मलच्चा स्ट्रेट जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, जहाँ से 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है, और उसको कंजर्व करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ग्लोबल ट्रेड के जो हमारे सारा सी और शिप रूट का ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जो पूरा ले है, जो साउथ चाइना सी से कहीं ना कहीं टकराता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है ताकि कल को कोई हमारा ट्रेड ना काट पाए। सो जो आपने 3 इश्यूज, और तीसरा सर जो डुकाम ईरान तक, जो तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, बट ईरान तक जाता है और वियतनाम जैसे आपने कहा, और बीच में जो है अगलेगा का जो एयरबेस है। सो ये 3 लेयर ज्योग्राफिकली समझने के लिए इस तरह से फैले हुए। तो तरुण काफ़ी सारा बड़ा सवाल आपने कर दिया, पर मेरे को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैं आपको समझाऊंगा। एज फार एज लद्दाख इज कंसर्न, हमने न्योमा में एक उसका गांव है मड, तो मड न्योमा उस हवाई अड्डा का अभी ऑपरेशनल हो गई है ऑफिशियली, या कोई रक्षा मंत्री या प्राइम मिनिस्टर के दिन जाके डिक्लेयर करेंगे, पर ऑपरेशनली एयर चीफ जाके 2-3 दिन पहले लैंड करके वहाँ पे उन्होंने देख लिया, मुआयना कर लिया कि वो फुली ऑपरेशनल है ट्रांसपोर्ट और फाइटर जहाज के लिए। ये जो एयरफील्ड है LAC से के बहुत नज़दीक है, सिर्फ 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसलिए इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है हर तरह के जहाज, सारे ट्रांसपोर्ट C-17, C-130, IL-7, सारे तरह के ट्रांसपोर्ट जहाज लैंड करेंगे वहाँ पे। तो यानी कि एयर स्ट्रिप लंबा है, ये इतने बड़े जहाज 2.7 किलोमीटर लंबा है, और तकरीबन जितना ले है उससे ज़रा सा ही छोटा है, मगर बहुत बड़ा है, बॉल बड़ा अच्छा है। मैं वहाँ गया हूँ और मैंने वो देखा है कि आइडियल है, दोनों तरफ से टेक ऑफ लैंडिंग के लिए आसानी है डिपेंडिंग ऑन द विंड, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और हमारी सप्लाईज, हमारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस का रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत और नज़दीक माने। और सर नज़दीक में ये भी तो है, जैसे आपने बताया कि 800 किलोमीटर की अगर 1000 किलोमीटर की रेंज है हमारे जहाज़ की, तो हम उतना अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आगे ना सिर्फ ले था पहले एक मेन एयरबेस जहाँ से हर तरह के फाइटर उड़ रहे थे, अब उड़ रहे हैं, खास करके Su-30, MiG-29, मिराज 2000 और रफाल, सब ने वहाँ से उड़ान भरी है। एक्चुअली कौन सा वहाँ पे स्टेशन किया जाएगा वो तो इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करेगी। ऐसे एक थॉयस एयरफील्ड है, वो बेसिकली 60s में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पैकेट्स वगैरह वहाँ लैंड करते थे, और उसके बाद मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी IL-76, AN-32 वगैरह भी वहाँ लैंड करते हैं, मगर वो भी फाइटर्स के लिए क्लियर्ड है कुछ सालों से। और वहाँ पे MiG-29 ड्यूरिंग गलवान ऑपरेट कर रहे थे। तो ये ज़रूरी है कि लद्दाख रीजन में और एयरफील्ड्स की ज़रूरत थी, छोटी छोटी एयरफील्ड जहाँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाते हैं, DBO है, और भी है, फुक्चे है, कुछ और एयरफील्ड्स हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाते हैं, मगर फाइटर ऑपरेशन के लिए अब हमारे पास 3 हो गई। इसके अलावा हमारे पास कश्मीर में भी 2 एयरफील्ड्स हैं, अवंतीपुर और श्रीनगर। तो इधर का हमने अब इस एयरफील्ड के आने से क्षमता काफ़ी बढ़ गई है, हमने कवर कर लिया, काफ़ी कवर कर लिया, और हम अभी वहाँ पे उस इलाके में हम काफ़ी अंडर कंट्रोल हो गए।
कंपेयर टू चाइना उनके पास इतना नज़दीक इतनी एयरफील्ड्स नहीं है, ठीक है। एक गारगुंजा एयरफील्ड है, सिविल एयरपोर्ट है, ड्यूल यूज एयरफील्ड है, बाकी होतान, काशगार बड़ी एयरफील्ड हैं, लार्ज नंबर ऑफ होतान खास करके, जिसमें काफ़ी फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स भी रखते हैं वो लोग, थोड़ा डिस्टेंस पे, तो हम थोड़ा नज़दीक आ गए। तो ये तो रहा। अब आपने दूसरी बात की अपने अंडमान की। देखिए बहुत साल ये इंडियन मिलिट्री कहती रही गवर्नमेंट को कि हमको अंडमान को और ज़्यादा डेवलप करना है, वहाँ पे एक छोटी सबमरीन बेस भी है, पोर्ट ब्लेयर में फुल फ्लेज रनवे है, एयरलाइंस भी जा रही हैं, कार निकोबार में इंडियन एयरफोर्स की एक बेस है, कैम्बल बे में एक छोटा रनवे है, वो नेवी यूज़ करती है मेनली डॉर्नियर वगैरह के लिए। सो फाइटर के लिए पोर्ट ब्लेयर और वो कार निकोबार ही दो थे। ये इसमें मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि सबसे ज़्यादा एडवोकेसी अंडमान निकोबार के लिए सर ने खुद ही करी है, इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे डिस्कशंस करके। सो अंडमान निकोबार आई थिंक is like a dream come true for someone like you. So I would want to understand from you कि उसकी क्या strategic importance है। देखो पहले तो अंडमान आइलैंड जो है ना, निकोबार आइलैंड्स, वो डोमिनेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में। सी वेरी क्लोज टू थाईलैंड, वेरी क्लोज टू इंडोनेशिया, यू नो, मलक्का स्ट्रेट से क्लोजेस्ट पॉइंट जो है ओनली 140 किलोमीटर्स, 140 किलोमीटर है जो क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम अंडमान टू मलक्का स्ट्रेट। ना इमेजिन करो जो सदर्न एंड है, जो मेजर कार निकोबार आइलैंड है, अगर उसके ऊपर हम सिर्फ एयरफील्ड होना काफ़ी नहीं है, वहाँ पे फ्यूल स्टोरेज, बॉम्ब डम्स, हार्डन्ड शेल्टर्स फॉर एयरक्राफ्ट जैसे एयरफील्ड के अंदर होते हैं, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स वगैरह बनाने से एक फुल फ्लेज्ड एयरफील्ड। इतने साल से जो भी हमारी गवर्नमेंट्स थी वो कुड नॉट टेक फाइनल कॉल ऑन दिस, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो लेफ्ट विंग वाले वो भी कुछ प्रेशर डाल रहे थे गवर्नमेंट्स के ऊपर। मगर अब जो देश उभर रहा है, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में, दे आर क्लियर अबाउट स्ट्रैटेजी, दे आर क्लियर अबाउट नीड टू बिल्ड इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड पावर। तो अंडमान में इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी क्लियरेंसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट की अब हो गई हैं, एक्सपेंशन हो रही है, 4 रनवेज हैं, और भी रनवेज हैं नॉर्थ अंडमान के अंदर, छोटे छोटे डिगलीपुर वगैरह में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अंडमान को डेवलप करना बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज then only you can, if you have lot of assets, you have to permanently position a fighter squad। आज के दिन में परमानेंट फाइटर स्क्वाड नहीं है वहाँ पर। सो जितनी देर हम इंडियन एयरफोर्स और नेवी अपने एसेट्स को ज़्यादा नहीं, देखिए जो विशाखापट्टनम से सबमरीन चलेगी या पोर्ट ब्लेयर से चलेगी, वो मलाक्का स्ट्रेट में पहुँचने 8 दिन लगते हैं विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर, और 5 दिन लगते हैं फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू यू नो मलाक्का। सो मेरा कहने का मतलब है अंडमान को डेवलप। मैं ऑल्सो एक और बात बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर मैंने अभी लिखा नहीं है, पर लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री स्टेशंस बनाने का प्रोग्राम है। उसमें एक एयरफील्ड है, एग्जिस्टिंग एयरफील्ड को द कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मैंने जैसे बताया एनवायरमेंटलिस्ट ने लिमिट्स डाली हुई थी, उसको फाइनली लंबा किया जा रहा है।